कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज बहुत से कारोबार और प्रोफेशन ऐसे हैं जिन्हें कल तक कमतर समझा जाता था, लेकिन जब तालीम याफ्ता लोग इससे मुंसलिक हुए तो अपने तर्ज और मुनफरिद अंदाज से इस पेशे को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया। हबीब अहमद साहब ने भी बाल संवारने के फन को अपनी इनफरादियत और साइंटिफिक अप्रोच की बदौलत इज्जत व वक़ार से नवाजा और नई नस्ल के सामने उसे फैशन के तौर पर पेश किया। मैंने एमसीए किया हुआ है, लेकिन मैं कभी भी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं थी, मीन्स फुल टाइम जॉब आइदर इन टीचिंग और दिस। तो मेरे को ऑप्शन मेरी मदर इन लॉ ने मतलब मुझे पूछा था कि अगर मैं घर से कुछ करना चाहती हूँ तो मैंने इस कोर्स के बारे में मतलब ब्यूटी और हेयर के बारे में हबीब्स का मतलब ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोला और मैं ये ज्वाइन करने के लिए आ गई। मैं ग्रेजुएट हूँ। इस प्रोफेशन को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी मम्मा का भी पार्लर है और उनको देख के मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। हबीब अहमद साहब के वालिद माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू जैसी आला मर्तबत शख्सियात के पर्सनल हेयर ड्रेसर थे। हबीब अहमद की परवरिश और तरबियत उसी माहौल में हुई जहां उन्होंने अपने वालिद को निहायत एहतराम के साथ काम करते देखा। मेरे वालिद साहब बड़े लकी थे कि उनको एक ऐसा मकाम मिला काम करने का कि वो पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट थे ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद में पंडित नेहरू एंड सारे प्रेसिडेंट जो उनके दौरान के जब वो आए तो जाहिर है वो हालांकि काम करने का जो ढंग था वो तो पुराने टाइप का था वो था, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करते थे कि भाई उनका एक ऐसा मकाम है जो कि वीवीआईपी से जुड़ा हुआ है और उनको उस काम के अलावा कहीं कुछ और काम करने का इजाज़त नहीं थी। तो एक फ़ख्र था वहाँ पर। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, जो मायार आज इस प्रोफेशन को मिला, शोहरत मिली है और जो टेक्निकल चेंजेस आई है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो उस ज़माने के अंदर जो उनका मकाम था वो डेफिनेटली वो उसके ऊपर फ़ख्र करते थे, महसूस करते थे कि मेरे काम को सराहा भी जाता था। हबीब अहमद ने जिस दौर में परवरिश पाई उस वक्त मादियत परस्ती इस कदर गालिब नहीं थी, बल्कि सादगी, भाईचारा और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक और हमदर्दी का दौर दौरा था। हबीब अहमद का बचपन इसी माहौल में गुजरा जिसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा कायम रहा और आज भी वो सादगी पसंद माहौल के आदी हैं। बचपन वॉज फुल ऑफ बचपन की फीलिंग के साथ में दूसरे पूरा माहौल बनाया था। बिकॉज ज़माने में राष्ट्रपति भवन में फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेली जाती थी, उसकी एक टीम को अच्छा मकाम था, दिल्ली के अंदर पहचाना जाता था। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज अ फुटबॉल प्लेयर एंड आई प्लेड फुटबॉल वेरी वेल। दूसरे जब आप फुटबॉल खेलते हो तो जाहिर है आपके दिमाग में एक स्पोर्ट्स मैन की फीलिंग आती है। तो जितने हम उम्र लड़के होते थे उस ज़माने के अंदर हम लोग खूब स्विमिंग करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे। कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि जो हेल्थ के बारे में जो कुछ हो सकता था हम बेस्ट करते थे वहाँ पर। तो इसलिए और स्कूल वहाँ पर करीबी स्कूल था राष्ट्रपति भवन में एंड उस ज़माने जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर भी बड़ी सादी सीधी ज़िंदगी। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ आज हम बड़े केयरफुल होते हैं कि पानी की बोतल से पिएंगे हम और अगर गलत पानी ना आ जाए तो पेट ख़राब हो जाए। उस ज़माने के अंदर आम नलों में पानी आता था, मुझे नहीं पता कैसे पानी आता था, वहीं बैठ के खाना खाते थे। वो स्कूल पहाड़ियों के अंदर था तो जब ब्रेक होता था वहाँ पर घर से सीधा सादा खाना ले जाते थे और वहीं से टैपने से पानी लेके वही पीते थे, ना तो कभी पेट को कुछ हुआ है। एंड आई थिंक ये द फुल ऑफ लाइफ ऑफ एज ए बचपन जो होती है वो थी वहाँ पर। हबीब अहमद ने बचपन में दूसरे बच्चों की तरह मदरसे में दीनी तालीम हासिल की और हिफ्ज भी किया। उर्दू शेर व शायरी का शौक इसी माहौल की बदौलत पैदा हुआ। मजहबी माहौल ने उनकी शख्सियत में इस्तेहकाम और ठहराव पैदा किया जिससे उनकी शख्सियत में चार चांद लग गए। एक इस्लामिक दौर था वहाँ पर, एक मदरसा था जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मदरसे में जाते थे, कुरानी तालीम हासिल करते थे, इवन इससे भी ज़्यादा कि हदीस के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। तो हमने कुरान वहाँ से ख़त्म किया। इवन नॉट ओनली एहसास वाज डिफरेंट कि सर्टेन पार्ट ऑफ द कुरान मैंने हिफ्ज़ भी किया। उसके बाद में लाइफ चेंज होती चली गई और
हाँ, उर्दू से बड़ा लगाव था, उर्दू का पूरा, क्योंकि स्कूल के अंदर उर्दू होती थी वहाँ पर, तो वो बड़ा डिफरेंट ज़माना था जहाँ पर नॉट ओनली द होल मजहबी एटमॉस्फेयर बना हुआ था। मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था वहाँ पर हमारे मिलाद शरीफ होते थे, हमारे आपके साथ में और मजलिसें होती थी मजहबी, और कई दफ़ा मेरे को याद है कि इंदिरा गांधी जी जबकि तीन मूर्ति हाउस में रहती थी, उनको बुलाया जाता था, तो वो आती थी 5 मिनट के लिए मिलाद शरीफ के अंदर बैठी और चली गई। तो बड़ा शानदार माहौल था जो आज के ज़माने में से कोई इंटायरली डिफरेंट माहौल। राष्ट्रपति भवन का माहौल ऐसा था बड़ा घरेलू, कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी हम इससे बाहर जाएंगे, ऐसा लगता था जैसे हमारा अपना ये गांव है, कस्बा है, शहर है, व्हाटएवर इट इज़ नाउ। हबीब अहमद के वालिद की ख्वाहिश थी कि हबीब लंदन से हेयर ड्रेसिंग की आला तालीम हासिल करें। माउंटबेटन ने हिंदुस्तान से रुखसत होते वक्त ये यकीन दिलाया था कि वो लंदन में हबीब की तालीम का इंतज़ाम करेंगे, लिहाजा उन्होंने अपना वादा पूरा किया और इस तरह हबीब का ये ख्वाब पूरा हुआ। माउंटबेटन जब जा रहे थे हिंदुस्तान छोड़ के, उन्होंने मेरे फादर को बोला था कि इफ़ यू नीड एनीथिंग यू लेट मी नो अबाउट योर चिल्ड्रन एज वेल नाउ। तो और पहला तो मकाम ये था कि मेरे फादर को बोला उन्होंने कि तुम क्या पाकिस्तान जाना चाहोगे, तुम लंदन जाओगे मेरे साथ में, बिकॉज यू आर माई पर्सनल एडवाइजर, और यू लाइक टू स्टे हियर। तो उस ज़माने में जो मेरे फादर के सोचने का अंदाज़ बड़ा वार्म था, बड़ा करीबी, बड़ा लगाव होता था ज़िंदगी के अंदर पर्सनल लाइफ के ऊपर, बिकॉज इट वाज नॉट ए मटेरियलिस्टिक लाइफ। और उनके दिमाग में ये भी नहीं था कि लाइफ का स्टैंडर्ड इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं था। तो वो सोचते रहे, बड़े कंफ्यूज थे, वो पूछते थे मैं क्या करूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँ। लेकिन उनके 10 दिन पूरे हो गए जो वादा किया था उन्होंने, और वादा किया तो उन्होंने, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा जी देखो, ना तो मैं जाना चाहता हूँ इंग्लैंड, ना मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, आई लाइक टू बी इन इंडिया, और मेरे फोर फादर यहाँ पर मरे हैं तो मैं भी यहीं मरना चाहता हूँ। वो एक ऐसा कशिश थी लाइफ की जो डेफिनेटली आज के ज़माने में नहीं मिलती। और मैं आपको बताऊं कि ये बात मैंने महसूस करी जब मैं इंग्लैंड गया एंड आई मेट माउंटबेटन को, और जब उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मेरे फादर के बारे में पूछा, तो एक बड़ा पर्सनल लगाव होता था विद ए पर्सनल थिंग। आज के ज़माने में वो चीज़ नज़र नहीं आती है। तो आई फिनिश माई स्कूल ओनली एंड देन मेरे को ये ख्याल हुआ कि ओके फाइन, आई मस्ट गो टू इंग्लैंड। मैंने अपने फादर को बोला, उनको भी ये ख्याल था कि मैं लंदन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ख्याल नहीं था कि अगर मैं लंदन में जाके करूँगा क्या, स्टडी कितनी कमाल की होगी, बाल काटने का मतलब भी क्या होता है। पर ये ख्याल था कि भैया लंदन जाना उस ज़माने के अंदर बहुत बड़ी बात थी कि आप लंदन जाएंगे तो फ़क्रिया तरीके से आप यू गोइंग टू लंदन, लवली वेदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यू विल इन्जॉय। ये ख्याल बिल्कुल नहीं था कि तुमको वहाँ जाके तो बहुत कुछ करना है। तो एक बचपन की फीलिंग, स्कूल ख़त्म करना, लंदन जाने के ख्वाब, जहाज़ में बैठने के ख्वाब, तो एक बड़ी चार्मिंग फीलिंग थी वहाँ पर। अल्टीमेटली मेरे फादर ने माउंटबेटन को लिखा कि ऐसे ऐसे बात है, यू जस्ट कॉल माई सन सो दैट ही कैन गेट दी एजुकेशन इन द हेयर स्टाइलिंग। माउंटबेटन टच में रहे मेरे फादर के। उस ज़माने के अंदर माउंटबेटन की वाइफ की डेथ हुई थी, शी डाइड इन द बर्मा। तो वो अपसेट थे, उन्होंने कहा कि एट द मोमेंट मेरा दिमाग जो है अपसेट है, तो बट आई विल डेफिनेटली डू इट नाउ, नॉट राइट अवे। इस तरीके से जनाब वो एक दफ़ा फिर उसी के बीच में वो राष्ट्रपति भवन में आए। मेरे को याद है कि उनकी एक लाइफ एंड टाइम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन वाज शूट हो रही थी यहाँ पर करने के लिए। मेरे फादर मेरे को लेके राष्ट्रपति भवन में उनको मिलने गए, और मेरे को याद है उनका जो सेक्रेटरी था उसका नाम था मिस्टर बैरेट। मिस्टर बैरेट को मिला, एंड जब मिस्टर बैरेट ने बोला ओह ही इज़ योर सन बिकॉज माउंटबेटन इज़ वेरी कीन टू कॉल यू टू इंग्लैंड। सो जब मैं उनको मिला, फिर उसने बोला कि मेरे को लड़का ब्राइट लगता है एंड डेफिनेटली मैं इसको जल्दी बुलाता हूँ। 10 वहाँ पर होते होते इसको 3 साल लगे। उन्होंने मेरे को राजकुमारी अमृत कौर के पास भेजा, उन्होंने मेरे को डॉक्टर करण सिंह के पास भेजा। ही वॉज द टूरिज्म मिनिस्टर इन दोज डेज कि भाई आप इस लड़के के लिए कीजिए कुछ ना कुछ। तो लेकिन चूँकि ये सारे लोग मुझे ये कहते रहे कि हिंदुस्तान में हमारी ये ट्रेनिंग है, ये करेंगे, रेड क्रॉस में करा देंगे, तो बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज टू इमेच्योर्ड ऑल्सो इन दैट वे बिकॉज इट वॉज चाइल्डहुड।
मैं नहीं समझता था कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। सिंपली आई लाइक टू गो टू लंदन, फाइन। तो ऐसे वो एक बात बनते बनते बन गई। और जब मेरे को पहली बार एक लेटर मिला फ्रॉम द स्टेट्समैन कि आपको आपका पी फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव बाय फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मुझे नहीं पता था पी फॉर्म का मतलब क्या होता है। एंड फ्यू कॉरेस्पॉन्डेंट केम टू मी एंड दे वर आस्किंग मी कि आप तो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाइए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन द पॉकेट, हाउ टू गो टू लंदन, विच फ्लाइट एंड व्हाट एयरलाइन। It was a question. They were asking me certain question, and for me, मैं सोचता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कुछ मेरे खिलाफ ना चला जाए, कुछ ऐसी। तो anyway, the first article came in the Statesman, and big article. उसका टाइटल था A Barber's Dream Comes True. हबीब अहमद की जिंदगी के लिए ये फैसला बहुत अहम था। उनकी जिंदगी का अंदाज और रंग ढंग सब कुछ बदल गया। लंदन जाने की खुशी से उनके अंदर नया जोश और जज्बा पैदा हो गया था। हबीब ऐसे सफर पर निकलने के लिए तैयार बैठे थे जिसका मुस्तकबिल सुनहरा और खुशायन था। लंदन जाने की तमाम तैयारियां हबीब ने मुकम्मल कर ली थीं, लेकिन माली मुश्किलात के पेश नज़र वो कश्मकश में मुब्तला थे। उनके पास टिकट के लिए रकम नहीं थी, लेकिन इरादा मजबूत था और हौसला बुलंद। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी उनके लिए राह पैदा कर दी और ये मुश्किल भी आसान हो गई। एक सीरियन अरब एयरलाइन के मालिक होते थे, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि यू कम टू मी एंड सी मी विदाउट एनी रीज़न, उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने मुझसे बोला कि देखो नाइस बॉय, आई विल गिव यू cheapest air ticket and it was very cheap। don't worry, I will help you and I'll give you cheaper ticket now। वो सारी बातें एक बनती चली गई। बिकॉज आज भी मैं सोचता हूँ कि एज के साथ साथ ये बात महसूस होती है कि आप सबको ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कई दफ़ा कुदरत को कुछ मंजूर ही कुछ और होता था और वो चीज़ें बनती चली गई। अल्टीमेटली एक दिन आया जब मेरे को वहाँ जाना था और मेरे पास सारे माउंट बैटन के वो लेटर थे जिसमें मुझे उन्हें इनवाइट किया है। हबीब का ताल्लुक ऐसे घराने से था जो माशी तौर पर खुद कफील था, लेकिन लंदन के अखराजात बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हबीब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो काम भी करेंगे और तालीम भी हासिल करेंगे। माउंट बैटन ने पूछा कि तुम्हें फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहिए? मैं बड़ा खुददार था, मैंने बोला जी नहीं, ओनली क्या है मेरे को काम चाहिए। लेकिन जब मैं पास कर रहा था आपके इमिग्रेशन सेक्शन से, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी अप्रोच है बट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एज ए स्टूडेंट, यू कैम, यू वर वेलकम। बिकॉज उनको महसूस हो रहा था कि जेब में तो कुछ भी नहीं है और ऐसे लोगों ने, लेकिन ये कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने टैंप लगा दिया। आई रिक्वेस्टेड, मैं अपने प्रिंसिपल को बोला कि ये चीज़ है। उस ज़माने में एक बहुत बड़ी चीज़ चली हुई थी, आई एम ए मुस्लिम एंड ही वॉज जूस। ही वॉज वेरी फ्रेंडली। उन्होंने मुझे कहा, एक जगह कई जगह भेजा नौकरी के लिए, मैं वहाँ पर गया तो जनाब मेरे को, मैं ये बात भूल गया कि तुमने काम भी करना, तुमने स्टडी भी करनी। और स्टडी वाज इतनी लंबी स्टडी थी कि उसमें 3 तो टेक्स्ट बुक थी। मैं ये सोचता था कि हमारे मुल्क में तो ये कि आप कैंची लेके बाल काट लीजिए, बात ख़त्म। लेकिन ये तो बालों के बारे में, बालों की ग्रोथ के बारे में, बालों की ट्रिमिंग के बारे में, बालों के नेचर के बारे में, एंड हाउ इट इज़ आपकी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई सारी, तो इट वॉज लॉन्ग स्टडी। तो मेरे को काफ़ी मुश्किल नज़र आती थी ये बात कि मैं कर भी पाऊँगा। बट बाई नेचर आई वॉज वेरी ह्यूमरस, हमेशा बहुत हंसता था मैं, और ये सारी मुश्किलात के बावजूद मैं के दिमाग में नहीं रहता था। मैंने बोला मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ, मैं आई कैन काम कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जब एक वक्त आया 8 घंटे में काम करता था, 8 घंटे मेरा कॉलेज होता था, 16 घंटे 4 घंटे में को आने जाने में लगते थे। हबीब अहमद ने लंदन में तालीम मुकम्मल करने के बाद लंदन में ही क़याम की नीयत से जब माउंट बैटन के पास गए और अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तो माउंट बैटन ने उन्हें हिंदुस्तान लौट जाने का मशवरा दिया। लिहाजा हबीब हिंदुस्तान आ गए। मेरे को माउंट बैटन ने बुलाया घर पे,
मेरे से आके मिलो कि यू फिनिश योर स्टडी। जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट यू लाइक नाउ। मैंने बोला जी वेरी स्ट्रांगली मैं लंदन में रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पलट के एक बात बोली, कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आफ्टर द स्टडी जब आप अपनी कंट्री में जाएंगे एंड देन यू वर्क देयर एज ए क्वालिफाइड पर्सन, और आप अपने फादर को लुक आफ्टर करेंगे व्हेन ही इज़ ओल्ड एज। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसने मेरे को मजबूर कर दिया कि साहब अब आप मुंह खोलेंगे एंड आई हैव टू, मेरे को वो करना ही करना है। सो आई थिंक दैट वाज रियली समथिंग वेरी इमोशनल पार्ट, कि वो मेरे फादर के लिए कितना सोचते थे और उन्होंने मेरे फादर के लिए ओल्ड एज के लिए कितना सोचा, मेरी जिम्मेदारी को कितना सोचा, मेरी फैमिली के लिए कितना सोचा, जो आज नहीं नजर आती आपको ये बातें। हिंदुस्तान आने के बाद हबीब अहमद इंदिरा गांधी के लिए खिदमत अंजाम देने लगे। हालांकि उनका इरादा वापस लंदन जाने का था, लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें मुस्तकिल तौर से हिंदुस्तान में रहकर काम करने की सलाह दी, जिसे हबीब अहमद ने बखुशी कबूल किया। मैं वापस आया तो आई वॉज वर्किंग, मैं मिस गांधी के लिए काम करने लगा। और उनसे मैंने बोला जी कि साहब मैं तो हेयर डिज़ाइनर हूँ और मैं लंबे बालों को काटता हूँ, पर यहाँ तो कोई फीमेल बाल ही नहीं कटा दी, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला जी मैं तो वापस जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा नहीं तुम नहीं जाओगे, हिंदुस्तान में बड़ी चेंज आएगी, आप बाल भी कटाएंगे लेकिन आप अपने मुल्क में कीजिए ना, जो आप सीख के आए यहाँ पर इसको कैसे आप फ़रोग़ दे सकते हैं, कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुँचते हैं। वो अल्फाज अनदर अल्फाज का जो इतना एहतराम था उनके लिए, हमने कहा जी अब तो हम जाना ही की बात ही नहीं सोचेंगे कभी। एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग हियर। हबीब अहमद ने तमाम हालात का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया कि वो इस प्रोफेशन को हिंदुस्तान में फ़रोग़ देने और इज़्ज़त व वक़ार से हमकिनार करने के लिए स्कूल कायम करेंगे। वो अपने मकसद में कामयाब रहे। आज भी उनका स्कूल कामयाबी से मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मैं अपने दोस्तों को अमेरिका में और लंदन में लिखता रहा कि मैं क्या करूँ, ये मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदुस्तान से फेमिलियर थे। एक ने मुझसे पूछा कि बड़ी सिंपल बात है, तुमने जो सिलेबस पढ़ा है वो आप ले जाइए, स्टार्ट विद आप यंगर जनरेशन के लिए शुरू कर दीजिए। बात तो बड़ी अच्छी थी। मैंने मिस गांधी को बोला जी, मैंने बोला जी अब मैंने ये बात सोची है कि वो सिलेबस में लेके आया हूँ, आ चुका हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। शी सेड दैट्स वेरी गुड। दैट वाज जो ये स्टार्ट था मेरे स्कूल का जब मैंने शुरू किया वहाँ पर। हेयर ड्रेसिंग में नए नए फैशन को रिवाज बख्शना हबीब अहमद का सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि जुनून है। वो आज भी इसी जोश और जज्बे के साथ नए नए तजुर्बात करने में यकीन रखते हैं और इसी शौक की बदौलत वो इस प्रोफेशन के बेताज बादशाह हैं। वर्ल्ड में जितने लोगों के पास में गया दे वर ऑल लीडिंग पीपल, और उन्होंने मेरे को सीरियस बना दिया क्योंकि मैं देखता था उनका